Hello friends, I am Abhishek Kumar from Vidya Mandir classes. In these videos, we are discussing physics questions from JEE Main 2019 January session. So total जो 8 पेपर्स थे उनके सारे क्वेश्चंस को हमने चैप्टर वाइज सॉर्ट कर दिया है और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो चैप्टर्स मैं डिस्कस करूंगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 चैप्टर्स हैं. फर्स्ट चैप्टर इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसमें इलास्टिसिटी वाला पार्ट है. इस पार्ट से इन 8 पेपर्स मिला के 2 क्वेश्चंस आए थे. तो बहुत सारे पेपर्स में दो ही पेपर में क्वेश्चन था, तो बाकी 6 पेपर्स में क्वेश्चन नहीं थे. बट कोई बात नहीं, ये एक छोटा सा टॉपिक है, आपका कवर होना चाहिए. अगर ये कवर था तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, सिंपल यंग्स मॉडुलस के डेफिनेशन पे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, उससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते. अगला टॉपिक उसके बाद फिर होगा दैट विल बी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जिसमें लिक्विड्स वाला पार्ट होगा. इस पार्ट से टोटल 5 क्वेश्चंस आए हैं 8 पेपर्स मिला के, और उसमें आई थिंक एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन थे. तो फिर 3-4 पेपर ऐसे रहे होंगे जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा लिक्विड का, तो ये थोड़ा सा अनफेयर है. और ये 5 जो क्वेश्चंस लिक्विड से आए भी हैं वो थोड़े ट्रिकी हैं, तो हो सकता है कि अगर आपने पढ़ भी रखा है तो भी आप एग्जाम में थोड़ा समझ नहीं पा रहे होंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया. बट स्टिल लिक्विड इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको थोड़ा बेसिक्स से कवर करके जाना चाहिए फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट एज वेल. उसके बाद टॉपिक विल बी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. इस पार्ट से टोटल 9 क्वेश्चंस आए थे, यानी कि ऑलमोस्ट हर पेपर में इससे क्वेश्चन था. इस पार्ट में जो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं दैट इज थर्मल एक्सपेंशन है, कैलोरीमेट्री है और हीट ट्रांसफर है, और इनके क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी थे. 1-2 क्वेश्चन में थोड़े कैलकुलेशन इन्वॉल्व थे, बट ओवरऑल कंसेप्ट वाइज दे वर प्रीटी इजी. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए, दे आर वेरी स्कोरिंग. तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन. इस डिस्कशन में मैं क्वेश्चंस एक स्लाइड यूज करूंगा जिसमें हर एक स्लाइड में देयर आर क्वेश्चंस, और ये स्लाइड आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा जिससे यू कैन डाउनलोड दिस प्रेजेंटेशन, और इसके एक हार्ड कॉपी आप अपने पास रख सकते हैं फॉर फर्दर प्रैक्टिस. सो पहले हम ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाले चैप्टर के क्वेश्चंस लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन ये आप अपने स्क्रीन पे देखें. ये क्वेश्चन है जिसमें थर्मल एक्सपेंशन और इलास्टिसिटी दोनों के मिक्स कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है. थर्मल स्ट्रेस वाला यूज हो रहा है इसमें. क्वेश्चन सिंपल ही है, एक रॉड दे रखा है और बोल रहा है उसको अगर हमने एक्सटर्नल कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाया है तो बोल रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं तो फिर उसका लेंथ नहीं चेंज हो रहा है, तो फिर हमें बताना है कि व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मेटल. तो इसको डिस्कस करते हैं. एक ऐसा रॉड है, तो अगर किसी भी रॉड का लेट से मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो इस रॉड का लीनियर एक्सपेंशन होगा. तो मान लो अगर मैंने टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा दिया, तो और अभी लेट से हमने कोई स्ट्रेस नहीं लगा रखा, साइड वाइज कोई फोर्स नहीं, तो फिर इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इसका लेंथ कुछ डेल्टा एल से बढ़ जाएगा. ये कुछ डेल्टा एल होगा, और ये डेल्टा एल जैसे पता है हमें फॉर्मूला से ये आ जाता है एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, इतना एक्सपेंशन होता है. बट इस केस में ये किया जा रहा है कि हमने इस पे कोई एक फोर्स लगा दिया सो दैट ये लेंथ नहीं बढ़ेगा. तो इसको मैं इस तरह से सोच सकता हूँ कि लेट से मैंने थर्मल एक्सपेंशन कराया, लेंथ बढ़ा, और इसको वापस हमने कोई एक फोर्स लगा के, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा के इसके लेंथ को फिर से यही कर दिया. हमने स्टार्टिंग से वो फोर्स लगा के रखा है सो दैट टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो भी ये एक्सपेंशन नहीं हो रहा है. इसको मैं ट्रीट ऐसे कर रहा हूं कि थर्मल एक्सपेंशन के कारण जितना लेंथ बढ़ा, हमने कॉम्प्रेसिव फोर्स दोनों तरफ से लगाया सो दैट इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप हो गया जिसके कारण कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन आ गया. तो जितना लेंथ बढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन के कारण उतना ही हमने घटा दिया. तो अब डेल्टा एल से अगर हमें लेंथ घटाना है तो उसके लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा. तो इसके लिए सिंपल यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला, स्ट्रेस हो जाएगा एफ अपॉन ए इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल. और हमें यहाँ पे जो लेंथ घटाना है वो जितना एक्सपेंशन से बढ़ा था वही घटाना है. तो इस डेल्टा एल में मैं यही डाल दूंगा, तो ये आ जाएगा एफ अपॉन ए इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल अपॉन एल. यहाँ से अगर हम देखें तो दैट इज अल्फा डेल्टा टी. तो हमें यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बतानी थी, तो ये आ जाएगा एफ अपॉन ए इंटू अल्फा डेल्टा टी. तो ये सिंपल सही था. इसका आंसर अगर देखेंगे तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. तो इसमें सर्लिज मेथड पे जो एक्सपेरिमेंट होता है उसका क्वेश्चन है. कोई एक्सपेरिमेंट वाला नॉलेज वैसे कुछ यूज नहीं हो रहा है. सिंपल ये है कि स्ट्रेस, एक बार हमने एक लोड को सस्पेंड कर रखा है स्टील वायर से, लेंथ और रेडियस गिवन है, तो उसमें कुछ इलॉन्गेशन हो रहा है, और अगर उस लोड को मैं लिक्विड में डाल रहा हूं तो फिर कुछ इलॉन्गेशन चेंज हो जाएगा. कितना इलॉन्गेशन होगा वो हमें बताना है. तो लिक्विड में डालने से ये हो रहा होगा कि अगर लेट से पहले हमने लोड एयर में लटका के रखा है तो कुछ टेंशन की वैल्यू mg के बराबर होगी. लिक्विड में अगर हम डालेंगे तो वो टेंशन चेंज हो जाएगा बिकॉज बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट डिफरेंट होगा.
तो इसमें भी कंसेप्ट तो सिंपल है। तो पहले केस में हमें दे रखा है कि कोई एक स्ट्रिंग है, इसमें हमने वेट m लगा रखा है, और इसमें इस केस में जो इसमें टेंशन होगा तो टेंशन विल बी इक्वल टू mg इस केस में। दूसरे केस में बोल रहा है कि हमने इस वेट को लिक्विड में इमर्ज कर दिया, लेट्स से लिक्विड में डाल दिया, तो अब इस पे जो टेंशन टी डैश हो जाएगा, इस पे चूंकि एक mg वाला फोर्स लग रहा होगा और अब एक बॉइंट फोर्स भी लगेगा, तो टेंशन फिर इन दोनों के रिजल्टेंट को बैलेंस कर रहा होगा। तो नाउ द टेंशन विल बी टी डैश विल बी इक्वल टू mg माइनस बॉइंट फोर्स। इस केस में जो इलॉन्गेशन होगा तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज टेंशन यानी mg अपॉन a इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन डेल्टा L1 अपॉन L, जहां पे डेल्टा L1 मैं मान रहा हूं इस केस में जो भी इलॉन्गेशन हो रहा है। इस केस में टेंशन चेंज हो चुका है, तो अब स्ट्रेस हो जाएगा mg माइनस b अपॉन mg अपॉन a, ये हो गया हमारे पास स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इज डेल्टा L2 अपॉन L। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूं तो वहां से हमें दिख जाएगा mg माइनस बॉइंट फोर्स अपॉन mg। मैंने इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया, इधर हमारे पास बच जाएगा डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1। अब दोनों मटेरियल्स का हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है कि लिक्विड जो था उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी 2 है। दैट मीन्स अगर वाटर की डेंसिटी रो है तो इसकी डेंसिटी 2 रो रही है, और जो हमारे पास ये लोड है उस लोड का रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है मटेरियल का 8, यानी इसकी डेंसिटी कुछ 8 रो है। तो मैंने अगर इसका वॉल्यूम v मान लिया तो फिर मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये 8 रो आ जाएगा इनटू g माइनस बॉइंट फोर्स हो जाएगा जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है इस ब्लॉक ने उसका वेट। तो वॉल्यूम v डिस्प्लेस हुआ होगा लिक्विड का, तो उसका वेट लिखने के लिए डेंसिटी में 2 रो आ जाएगा, वॉल्यूम वही रहेगा, दिस इज 2 रो इनटू g, ये हो गया हमारे पास बॉइंट फोर्स अपॉन mg में फिर से v इंटू 8 रो इंटू g इज इक्वल टू डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें ऊपर में फिर 6 आ रहा है, नीचे में 8 आ रहा है, तो बाकी सारे टर्म्स तो कैंसिल हो जाए, तो दिस इज 3/4 इज डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1। तो अगर मुझे डेल्टा L2 निकालना है तो दिस इज 3/4 इंटू डेल्टा L1। पहले केस में जो इलॉन्गेशन हमें दे रखा है क्वेश्चन में दैट इज 4 mm, तो इंटू 4 mm। तो फिर इस केस में आंसर विल कम आउट टू, ये 4 कैंसिल हो जाए तो दिस इज 3 mm। तो फिर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 3 mm। तो इसमें वो लगाना था कि टेंशन चेंज होने से स्ट्रेस चेंज होगा, तो स्ट्रेन चेंज हुआ होगा, दैट मीन्स डिफरेंट लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो यही 2 क्वेश्चंस थे इस वाले टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक लिक्विड्स वाला हम देखते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो इसमें एक क्वेश्चन यह आया है, हर स्लाइड में आप ये भी देख सकते हैं कि वो क्वेश्चन किस पेपर में है। तो ये 9 जनवरी इवनिंग का ये क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के ऊपर है। आप क्वेश्चन पढ़िए। तो इसमें बोल रहा है एक वाटर टैंक है जिसका टॉप ओपन है एयर में, उसका वाटर लेवल मेंटेन किया गया है, इट इज गिविंग आउट वाटर। एक सर्कुलर ओपनिंग है इसमें वॉल में जिससे कि कुछ वाटर निकल रहा है, और अगर ये वाटर निकलना है तो कितने डेप्थ पे ये होल रहा होगा ये हमें बताना है। तो जो वाटर निकलता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ये गिवन है हमारे पास, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 0.74 मीटर क्यूब ये गिवन है। अब किसी भी ओपनिंग से अगर वाटर निकल रहा है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट विल बी एरिया ऑफ द ओपनिंग इनटू वेलोसिटी, ये हम एवी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ये होता है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एरिया हो जाएगा, अगर बोल रखा है कि ये जो होल है दैट इज सर्कुलर ओपनिंग है, सर्कुलर ओपनिंग ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस, तो रेडियस अगर r है तो पाई r स्क्वायर। वेलोसिटी यहाँ पे हम वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स यूज करेंगे। तो जो हमारे पास फ्री एंड है, जो ओपन एंड है लिक्विड सरफेस जहां पे है, वहां से कितने डेप्थ पे ये ओपनिंग हमें ये बताना है। तो अगर उसको मैं h मान रहा हूं तो उस डेप्थ पे अगर हम एक स्मॉल ओपनिंग करते हैं तो फिर वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होता है √2gh। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे √2gh। तो यहां से हमें h निकालना है, तो मैंने इस पूरे इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा क्यूब स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r का पावर 4 इंटू 2g। इसमें सारी वैल्यूज डाल दें,
वैल्यूज में यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दे रखा है 0.74 मीटर क्यूब पर मिनट, तो ये आ गया 0.74 मीटर क्यूब पर मिनट है, पर सेकेंड यानी एसआई में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर है नीचे में पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर को मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं 10 से, आर का पावर 4, आर का पावर 4, रेडियस है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में, और इसका पावर हमें 4 चाहिए, और अपॉन 2g, तो 1/2g को मैंने फिर 2 इंटू 10 लिख लिया। तो यहां से अगर हम वैल्यूज निकालेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कर लेना आप लोग, तो इससे जो वैल्यूज आ जाएगी, हमने सब कुछ एसआई में डाला तो मीटर में आएगा, एंड आफ्टर कैलकुलेशन इट विल कम आउट टू बी 4.8 मीटर। तो ये हमारा आंसर है, आंसर विल बी ऑप्शन 2। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के ऊपर ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी फिर से वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इसमें यूज होगा। इसमें बोल रहा है वाटर फ्लोज इनटू अ लार्ज टैंक विद फ्लैट बॉटम एट अ रेट ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकंड। तो वाटर आ भी रहा है और फिर बोल रहा है कि क्वेश्चन में एक होल है नीचे जिससे वो लीक भी कर रहा है, तो फिर हाइट कितना टैंक में स्टडी हो जाएगा। तो लेट्स से हमारे पास ये टैंक है, तो इसमें ऊपर से कुछ लिक्विड आ रहा है, और ये लिक्विड आ रहा है कुछ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इन, ये हमारे पास गिवन है, ऐसा यूनिट में दिस इज गिवन एज 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब पर सेकंड है, यानी ऐसा यूनिट है। अब बोल रहा है हमने यहाँ पे बॉटम में एक ओपनिंग है जिससे कुछ लिक्विड बाहर भी निकल रहा है, तो इसमें ये होगा कि अगर शुरू में हम इसमें लिक्विड, लेट्स से एक टैप था, टैप हमने ऑन कर दिया, इसमें जैसे जैसे लिक्विड आएगा ओपनिंग से निकलेगा, लेकिन ओपनिंग से जो निकलेगा ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आउट अगर लिख रहा हूं तो ये होगा a इंटू वेलोसिटी, जो भी इसका एरिया ऑफ ओपनिंग होगा a इंटू वी। अब ये v होगा अंडर रूट ऑफ 2gh, जिस भी मोमेंट पे इसका हाइट h है। तो शुरू में लेट्स से हाइट कम है, क्योंकि मान लो इनिशियली एम्प्टी था, तो फिर मैंने इसमें लिक्विड भेजा, तो कुछ अगर हाइट लिक्विड का h हो गया तो फिर ये अंडर रूट ऑफ 2gh हो जाएगा। अब जैसे जैसे शुरू में चूंकि ये कम है तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आउट a इंटू वी ये कम होगा, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इन ये तो कांस्टेंट है, तो शुरू में q इन q आउट से ज्यादा होगा, तो इसमें एक्युमुलेशन होगा, एक्युमुलेशन होगा दैट मींस इसका लेवल बढ़ने लगेगा, और इसका लेवल बढ़ेगा अगर, तो फिर ये h वाला टर्म बढ़ रहा है, h वाला टर्म बढ़ रहा है, तो q आउट बढ़ेगा, तो q आउट बढ़ते रहेगा, लेकिन ये कांस्टेंट है, तो एक ऐसा मोमेंट आएगा कि q इन q आउट के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही वो मोमेंट आ गया, लेट्स से वो मोमेंट अगर यहाँ पे है, ये अगर h है, तो फिर जैसे ये बराबर हो उसके बाद फिर ये होगा कि जितना वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यहां से अंदर आएगा उतना ही पानी यहां से बाहर निकल जाएगा, तो फिर उसके बाद दिस लिक्विड लेवल विल रिमेन एज इट इज, ये कांस्टेंट रहेगा, स्टेडी रहेगा। तो हमें इसी हाइट की वैल्यू बतानी है, तो इस केस में हम यही बोलेंगे कि स्टेडी तब आ जाएगा स्टेडी हाइट जब क्यू इन और क्यू आउट बराबर हो जाएगा। क्यू इन हो जाएगा 10 टू द पावर -4, ये गिवन हमारे पास। क्यू आउट में a इंटू वी यूज कर रहा हूं, एरिया ऑफ ओपनिंग, एरिया ऑफ होल दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एसआई में कन्वर्ट किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और इनटू वेलोसिटी में अंडर रूट ऑफ 2g, इक्विलिब्रियम हाइट अगर मैं h मान रहा हूं तो ये h आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां से h विल कम आउट टू बी 1/2g, स्क्वायर कर दिया तो 1 था, तो 1/2g आ गया। इसमें अगर मैं लेट्स से g को अगर 10 ले लूं तो 1/20 ये आ रहा है मीटर में, तो इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे तो 5.1 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो वो तब आ जाएगा अगर यहाँ पे मैं g की जगह 10 के बजाय 9.8 ले लूंगा, तो फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4, जिसमें 5.1 सेंटीमीटर है। तो इसमें यही करना था, स्टेडी हाइट तब स्टेडी हो जाएगा जब जिस रेट से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट अंदर आ रहा है उसी रेट से बाहर निकल जा रहा है, कोई एक्युमुलेशन फर्दर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। इनफैक्ट लिक्विड में मैंने पहले भी बोला था कि लिक्विड के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े अच्छे थे, मीन्स के अकॉर्डिंग अगर हम सोचे तो बहुत ज्यादा आसान नहीं थे, थोड़ा सा थिंकिंग रिक्वायर्ड। सेम विद दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है जो कि एक पाइप से बाहर आ रहा है, और फिर आगे एक मेश को हीट कर रहा है, जिसमें बोल रहा है कि 50% ऑफ द लिक्विड अनइफेक्टेड मेश से पास कर जा रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 25% अपना पूरा मोमेंटम लूज कर दे रहा है, और 25% जो है वो वापस आ जा रहा है विद द सेम स्पीड। तो हमें रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द मेश निकालना है। तो इसको एक बार सिचुएशन देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ये पाइप है, और इस पाइप से लिक्विड आ रहा है, और आगे एक मेश है, इसको स्ट्राइक कर रहा है। तो इसका मान लो जितने एरिया पे ये स्ट्राइक कर रहा है
इसका एरिया A है। तो इसमें लिक्विड अगर V स्पीड से इससे निकल रहा है तो बोल रहा है कि 50% ऑफ द लिक्विड जो है वो अनएफेक्टेड पास कर जा रहा है। तो अगर मैं उस लिक्विड को लेट्स से 1 बोल रहा हूं तो वो 1 वाला लिक्विड इस मेश को हिट कर रहा है V से, और ये मेश का मतलब जाली है तो पास भी कर जा रहा है सेम V से। तो ये इस लिक्विड को मैं बोल रहा हूं दिस इज माय फर्स्ट पार्ट ऑफ द लिक्विड। दूसरे पार्ट ऑफ द लिक्विड के बारे में बोल रहा है कि वो लूज कर जा रहा है ऑल ऑफ इट्स मोमेंटम। मोमेंटम लूज करने का मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है कि वो इसको हिट कर रहा है और टकरा के रुक जा रहा है। तो अगर मैं इस लिक्विड को अपना सेकंड पार्ट ऑफ द लिक्विड बोल रहा हूँ और फिर बोल रहा है 25% ऑफ द लिक्विड वापस आ जा रहा है विद द सेम स्पीड, यानी कि वो हिट करने के बाद इधर कुछ आ जा रहा है V से ही, और इस पार्ट ऑफ द लिक्विड को मैं अपना थर्ड पार्ट ऑफ द लिक्विड बोल रहा हूँ। तो अगर ये तीनों ही पार्ट इस पे कितना फोर्स लगाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग हम प्रेशर निकाल सकते हैं। तो अगर फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वाले पार्ट का तो कोई मोमेंटम चेंज हुआ नहीं है कि अगर मैं मोमेंटम चेंज देखता हूं डीपी, फर्स्ट पार्ट का अगर मोमेंटम चेंज देख रहा हूं तो उसका अगर हमने एक एलिमेंटल मास ले लिया डीएम तो उसका तो फाइनली वी था, इनिशियली वी था, तो इसका तो कोई मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। और मोमेंटम अगर नहीं चेंज हुआ दैट मीन्स इसने जो फोर्स लगाया वो कोई फोर्स नहीं लगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द लिक्विड देखें तो इसका जो मोमेंटम चेंज हुआ फाइनली इसका वेलोसिटी जीरो हो गया, तो डीएम इनटू फाइनली इसका वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया, इनिशियल मोमेंटम माइनस वी, तो इसका मोमेंटम चेंज आ गया हमारे पास माइनस ऑफ डीएम इनटू वी। माइनस का मतलब ये है कि मोमेंटम चेंज का डायरेक्शन ये था। तो इसने कितना फोर्स लगाया होगा F2, तो ये आ जाएगा dp बाई dt, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ dm बाई dt इंटू वी। dp ये था। अब dm बाई dt जो है दिस इज मास फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड। तो मास फ्लो रेट को मैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इंटू डेंसिटी लिख सकता हूं, इसको मैं बाद वाले स्टेप में देख लेता हूं। अभी अगर थर्ड वाले पार्ट का देखें, थर्ड वाले पार्ट का 1 2 3, तो थर्ड वाला पार्ट जो है वो वापस लौट जा रहा है विद द सेम स्पीड। तो उसमें अगर हमने एलिमेंटल मास डीएम लिया है तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली इसका आगे की तरफ अगर हमने पॉजिटिव लिया तो फाइनली इसका माइनस वी है, माइनस इनिशियली प्लस वी था तो ये आ गया, दिस इज माइनस ऑफ 2 dm इंटू वी, ये आ रहा है। तो ये पार्ट जो फोर्स लगाएगा F3 ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू डीएम अपॉन dt इंटू वी, ये पार्ट इतना फोर्स लगाएगा। अब डीएम अपॉन dt जो है दैट इज द मास फ्लो रेट। अब मास फ्लो रेट को हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इंटू एरिया कर सकते हैं। तो मैं अगर सेकंड वाले लिक्विड का फोर्स लिख लूं फिर से, और यहां पे हमने डीएम अपॉन dt, अब हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो लेट्स से माइनस साइन हमने ड्रॉप कर दिया। माइनस साइन का मतलब ये है कि फोर्स जो लिक्विड पे फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, तो लिक्विड जो मेश पे फोर्स लगा रहा होगा वो इधर लगा रहा होगा फोर्स, तो दोनों में ही नेगेटिव है, दोनों ही इधर ही फोर्स लगा रहे होंगे। तो इस डायरेक्शन में एक मेश पे नेट फोर्स लग रहा होगा, और ये जो नेट फोर्स लगेगा एफ नेट दैट विल बी F1 तो जीरो ही है, तो F2 प्लस F3 मैग्नीट्यूड वाइज देख लेंगे और अपॉन एरिया कर देंगे तो आई गेट द प्रेशर, कि प्रेशर कितना इस मेश पे एक्सर्ट कर रहा है ये लिक्विड। तो F2 को मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं, तो डीएम अपॉन dt को मास फ्लो रेट को मैंने डेंसिटी इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। अब ये सेकंड वाला पार्ट जो है इसमें जो था दैट वाज ओनली 25% ऑफ द लिक्विड, तो ये आ जाएगा 0.25 एरिया अगर A है तो A इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो टोटल था AV 25%, तो हमने ये कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास डीएम अपॉन dt और इंटू वी। सिमिलरली अगर F3 अगर हम देखें तो ये जाएगा रो इंटू, इसमें भी 25% था तो 0.25 AV और इंटू वी, इंटू इसका जो था हमारे पास एक 2 वाला भी फैक्टर था तो ये 2 वाला फैक्टर यहाँ आ गया। तो अगर मैं F नेट देखूं तो ये इन दोनों का एडिशन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.75 रो A V स्क्वायर। तो हमें प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन एरिया, तो ये आ जाएगा 0.75 को मैंने 3/4 लिख लिया, तो 3/4 और इंटू एरिया तो आज हट चुका है तो रो इंटू वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दिस इज द प्रेशर जो कि मेस पे लग रहा होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी 3/4 रो वी स्क्वायर, ऑप्शन 4, ऑप्शन 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, तो इसे बोल रहा है एक सोप बबल है जिसका हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो कांस्टेंट रेट, तो कौन सा ग्राफ उसके अंदर का जो प्रेशर है उसको सही डिपिक्ट कर रहा है विथ टाइम। तो सोप बबल के अंदर जो प्रेशर होता है उसमें फिर सरफेस टेंशन का रोल होता है, और एक्सेस प्रेशर आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज
4 सिग्मा बाई आर। तो सोप बबल के अंदर का प्रेशर किसी भी मोमेंट में अगर लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस 4 सिग्मा अपॉन आर, जहां पे आर उसका उस मोमेंट पे रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ये वाला रेडियस चेंज हो रहा होगा। अब वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, तो उसमें बोल रखा है कि वॉल्यूम इज चेंजिंग विद एट अ कांस्टेंट रेट। तो मैं किसी भी टाइम पे वॉल्यूम को मैं k इंटू टी लिख सकता हूँ। कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, दैट मीन्स लीनियर वेरिएशन हो रहा होगा टाइम के साथ। तो वॉल्यूम अगर ये है तो 4/3 पाई आर क्यूब को मैंने kt लिख लिया, यानी r की प्रोपोर्शनैलिटी अगर देखें तो r इज प्रोपोर्शनल टू t का पावर 1/3। और अगर r इसके प्रोपोर्शनल है तो फिर मैं यहां पे प्रेशर वाले इक्वेशन में पी नॉट प्लस 4 सिग्मा अपॉन आर था, तो यहां से भी बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट आ रहे थे, तो उन सारे कांस्टेंट टर्म को यहां पे डालूंगा तो ये कुछ एक दूसरा कांस्टेंट बन जाएगा k डैश अपॉन आर की जगह आ जाएगा t का पावर 1/3। ये वेरिएशन हो रहा है प्रेशर का, टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा होगा। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें इनकी तरफ से एक गड़बड़ हो गई कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें 1/t³ दे दिया, इसमें t का पावर 1/3 अगर नीचे होता है 1/t का पावर 1/3, तो ये थर्ड वाला ग्राफ सही हो जाता है, बिकॉज ये प्रेशर उस 1 वाला जो टर्म था उसके साथ लीनियरली बढ़ रहा था, 1/t के पावर 1/3 वाले टर्म के साथ लीनियरली बढ़ रहा था। बट ऑप्शन में गड़बड़ हो गई थी, इस कारण से फिर एनटीए वालों ने फाइनली इस क्वेश्चन को बोनस किया और इसमें सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए गए जो भी इस पेपर 12 जनवरी वाले इवनिंग पेपर में अपीयर हुए होंगे। तो एक क्वेश्चन अच्छा था, बट बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट ऑप्शन ये बोनस करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसमें एक रोटेटिंग लिक्विड में जो प्रेशर जो उसका सरफेस चेंज हुआ था उसके ऊपर क्वेश्चन है। एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल वेसल को हमने रोटेट किया हुआ है अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, तो लिक्विड ये पड़ा होगा कि साइड में थोड़ा ऊपर चला जाता है, तो फिर इसमें डिफरेंस बताना है कि सेंटर और साइड्स में कितना डिफरेंस रहेगा। तो किसी भी लिक्विड, अगर मान लो हमारे पास सिलेंडर में लिक्विड है और उसको मैं रोटेट कर रहा हूं तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा हो जाता है। ये इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो ये पैराबोलिक हो जाता है, जिसमें अगर मैं इसको अपना ओरिजिन मान रहा हूं तो ये x हो गया, ये y हो गया, और y वर्सेस x का इक्वेशन एक स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम होता है, आप लोगों ने किया होगा। तो ये y वाला इक्वेशन x के साथ क्वाड्रेटिक आ जाता है, ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2g, ये कुछ इक्वेशन बनता है। तो यहां पे हमें बताना है कि सेंटर और इसके बीच में हाइट डिफरेंस कितना है। तो सेंटर वाला तो हमारा ओरिजिन ही है, तो यहां पे अगर मुझे इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है तो वही h हो जाएगा, और इसके निकालने के लिए इसी इक्वेशन में मैं x की जगह r डाल दूंगा। तो यहां से हमारे पास h मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर, x की जगह मैंने r दिया r स्क्वायर अपॉन 2g। इसमें अब हम वैल्यूज डाल दें तो इसमें बोल रखा है कि हमने रोटेशन स्पीड है 2 रोटेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में 2 रोटेशन और एक रोटेशन में 2 पाई एंगल घूमता है, तो दिस विल बी 4 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हमें करना है। आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द वेसल दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -2 और इसका स्क्वायर अपॉन नीचे 2g, जी को मैं 10 ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 16। पाई स्क्वायर को हमने 10 लिख दिया, अप्रोक्सीमेटली उसी के बराबर होता है। यहाँ पे 25 आ गया, यहाँ पे आ गया 10 टू द पावर -4 और अपॉन यहाँ पे आ गया हमारे पास 20। तो इसमें अगर देखें तो ये कैंसिल, दिस इज 8, तो ये 200 इंटू 10 टू द पावर -4 और ये मीटर्स में है, तो ये 2 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर है। तो अगर सेंटीमीटर्स में देखें तो दिस इज 2 सेंटीमीटर्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 1। तो इसमें ये इक्वेशन जो था हमारे पास y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2g, ये जनरली याद भी रहता है बिकॉज ये काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होता है, सबने कर रखा होगा पहले, उसी का एप्लीकेशन था। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे चैप्टर में, विच इज द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन जो है ये हमारे पास कंडक्शन के ऊपर है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। तो इसे बोल रखा है कि एक रॉड है जिसका लेंथ 12 है, उसके अक्रॉस में टेम्परेचर डिफरेंस 120 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया है। एक रॉड है, इसका लेंथ 12 है और 120 डिग्री सेल्सियस हमने इसके एंड के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है। और फिर एक और रॉड है जिसका लेंथ 3l/2 है, तो जिसका कनेक्शन इसमें दिखा रखा है, ये कुछ ऐसा कनेक्शन है। ये हमारे पास l/2 ये लेंथ है, ये l/2 लेंथ है, तो ये वाला लेंथ हमारे पास l बच रहा होगा, ये भी l है, और ये l/4 ये l/4 ऐसा दे रखा है ज्योमेट्री।
तो फिर इसमें बताना है कि ये पॉइंट अगर P और Q है तो इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, और A और B के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हमें दे रखा है कि दैट इज 120 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम कंडक्शन पहले इसमें R इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/K L/A, जहाँ पे K इज द थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसमें अगर देखें तो एक ऊपर वाला ये वाला पूरा पार्ट, तो ये और ये सीरीज में है, तो इन सब का तो जो भी रेजिस्टेंस होगा वो ऐड हो जाएगा, और इस टोटल पार्ट का लेंथ है 3L/2। तो थर्मल रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L। तो अगर मैंने लेट्स से L लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो भी ये रॉड था, जिस भी मटेरियल का बना हुआ था, सेम हमारे पास रॉड का टेम्परेचर, इसमें मटेरियल क्वेश्चन बोल नहीं रखा है, टेम्परेचर डिफरेंस यूनिफॉर्म रॉड एंड अदर बेंट रॉड, तो ये सेम ही मटेरियल का रॉड रहा होगा इसमें, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर उस मटेरियल के L लेंथ और जो भी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं उसका रेजिस्टेंस R मान लूं, तो इस पूरे पार्ट का चूंकि लेंथ 3L/2 है तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R/2। इस वाले पार्ट का लेंथ L है तो इसका रेजिस्टेंस R हो जाएगा। इधर वाले पार्ट का लेंथ L/2 है तो इसका रेजिस्टेंस R/2, इसका रेजिस्टेंस R/2। ये हम थर्मल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर कॉम्बिनेशन देखें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल में कनेक्टेड है, सेम दो पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड है, तो दे आर इन पैरेलल। तो इन दोनों का अगर R इक्विवेलेंट निकालूंगा तो 1/R इक्विवेलेंट इन दोनों का भी मैं P और Q के बीच में निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा एक है हमारे पास R, तो 1/R और प्लस 1/3R/2, तो ये बन जाएगा ये R। तो दिस विल कम आउट टू 1 + 2/3 इज 5/3, तो ये आ गया 5/3R। तो इसका R इक्विवेलेंट 3R/5 आ गया। वो इस पार्ट का आया PQ तक का। अगर पूरे का हम देख रहे हैं तो उसको अगर मैं लेट से R डैश इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ पूरे का, तो इस 3R/5 के साथ ये वाला R/2 ये वाला R/2 सीरीज में कनेक्टेड है, तो 3R/5 और प्लस R/2 जोड़ेंगे तो 10,000, तो ये R आ गया, तो ये हमारा बन गया 8R/5। तो इससे फिर हम हीट करंट निकाल सकते हैं, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम कितना हो रहा होगा A से B की तरफ। तो टेम्परेचर डिफरेंस 120 था, तो 120 अपॉन टोटल R इक्विवेलेंट, तो ये है 8R/5, तो ये 5 हमने ऊपर भेज दिया। ये हीट करंट है। अब इस हीट करंट के कारण फिर इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जो ये वाला रेजिस्टेंस था, इस थर्मल रेजिस्टर में यही वाला हीट करंट जा रहा होगा, तो इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हम हीट करंट इनटू ये रेजिस्टेंस कर सकते हैं। तो हमें जो डेल्टा T चाहिए उसके लिए ये हीट करंट हो गया, और इनटू इतने पार्ट का इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, तो जो कि 3R/5 हमने निकाल रखा है। तो फिर इसमें अगर देखेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये 8 से 120 ये आ गया 15, और 15 × 3 विल कम आउट टू बी 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसमें एनर्जी फ्लक्स के बारे में पूछा गया। एक हीट सोर्स है, दो हीट सोर्सेस के बीच में कॉपर स्लैब है 1 मीटर थिक, और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है, और हीट एनर्जी फ्लक्स बताना है। तो इसमें यूनिट से आप देख सकते हैं कि वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो वॉट होता है हीट करंट, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, जो कि कंडक्शन वाले फॉर्मूले में होता है, जो H वाला टर्म। तो अभी हमें और एरिया से एरिया से डिवाइड कर देना, बिकॉज यूनिट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इसी को एनर्जी फ्लक्स बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन ये भी सिंपल सा ही है। तो इसमें अगर हमने हीट करंट लिखने की कोशिश की तो वो टेम्परेचर डिफरेंस इसमें दे रखा है। एक एंड है 10⁻³ यानी 1000 केल्विन, दूसरा है 10⁻² यानी कि 100 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस अगर लिखना चाहिए इसका तो 1/K × L/A। तो इसमें K और A वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज 900 × K × A अपॉन L। K की वैल्यू भी दे रखी है, तो वो अभी हम चलो डाल ही देते हैं। K की वैल्यू है हमारे पास 0.1 SI यूनिट में 0.1 है, और L की जगह 1 मीटर ये है कि दोनों एंड्स के अक्रॉस जो थिकनेस है, वो थिकनेस L का मतलब इसमें ये होता है कि जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में वो उस हीट को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर में अगर हीट फ्लो हो रहा है तो जो भी कॉपर स्लैब का थिकनेस दे रखा है वही थिकनेस यहाँ पे L में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास A था और यहाँ पे L था, तो ये दिस इज 1। तो H/A यही हीट फ्लक्स होगा। H होता है वॉट जूल पर सेकेंड एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे यूनिट से दिख रहा था कि अपॉन मीटर स्क्वायर है, तो H/A हमें करना था, तो ये दिख रहा है
ए नीचे ले आऊंगा तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 90। तो 90 वाट पर मीटर स्क्वायर ये इसकी वैल्यू हो जाएगी एनर्जी फ्लक्स की। तो इसमें जो ऑप्शन होगा दैट इज गिवन इन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कैलोरीमेट्री के ऊपर बेस्ड है और उसमें थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। कैलोरीमीटर वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें आप एक बार क्वेश्चन पढ़ें। दे रखा है कि एक अननोन मेटल है और उसको हम एक कैलोरीमीटर में डाल रहे हैं। लेट्स से दिस इज द कैलोरीमीटर। तो इस कैलोरीमीटर का मास दे रखा है 128 ग्राम, तो मैं एसआई में लिख रहा हूं, तो 0.128 kg ये इसका मास एसआई में डाल रहा हूं। इसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी दे रखी है। स्पेसिफिक हीट है एसआई यूनिट में ब्रास, जो कैलोरीमीटर बना है वो ब्रास का बना है, स्पेसिफिक इज 394। इसके अंदर वाटर है 240 ग्राम, तो 0.240 kg में ये हो जाएगा। और वाटर का स्पेसिफिक हीट हमें पता होता है कि दैट इज एसआई यूनिट में 4200। वो गिवन नहीं है बट ये तो फिर हमें पता होता है। फिर इसमें एक अननोन मेटल डाल रहे हैं और इस अननोन मेटल का मास दे रखा है 0.192 kg और इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और उसको हम इसमें पुट कर रहे हैं। और इस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है दैट इज 8.4 डिग्री सेल्सियस, 8.4 डिग्री सेल्सियस है। और हमें निकालना है स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस मेटल। इसका अगर स्पेसिफिक हीट हम एस मान रहे हैं, ये हमारे पास अननोन है, निकालना है। और बोल रहा है फाइनल टेम्परेचर जो है वो 21.5 डिग्री सेल्सियस है। इस पे ये जाके स्टेबलाइज हो रहा है। दैट मीन्स इसका टेम्परेचर 100 से घट के 21.5 डिग्री सेल्सियस हुआ है और इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ के 8.4 से 21.5 डिग्री सेल्सियस हुआ है। तो इसमें ये होगा कि जो ये हीट लूज कर रहा है वाटर और ये कैलोरीमीटर, ये मिलके वो हीट गेन कर रहे होंगे। तो हीट लॉस्ट का इक्वेशन बना लेते हैं, 0.192 मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी में आ जाएगा 100 माइनस 21.5। ये इसने इतना हीट लूज किया होगा। हीट गेन किसने किया होगा? तो वाटर ने कितना किया होगा? तो 0.240 ये इसका मास है, स्पेसिफिक वाटर का 4200 और इंटू टेम्परेचर डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा 21.5 माइनस 8.4 प्लस कैलोरीमीटर ने भी गेन किया होगा। कैलोरीमीटर का मास दे रखा है 0.128, स्पेसिफिक हीट 394 दे रखा है, तो ये वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे और यहाँ पे 21.5 माइनस 8.4, बिकॉज शुरू में वाटर और कैलोरीमीटर दोनों ही इस टेम्परेचर पे थे और फाइनल सिस्टम का टेम्परेचर ये है। दैट मीन्स मेटल का टेम्परेचर घट के इतना हो गया और इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ के इतना हुआ है। तो हीट लॉस बाय मेटल इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर। तो इस क्वेश्चन में फिर थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा और वो कैलकुलेशन इन्वॉल्व करके जो एक ही इक्वेशन है इस इक्वेशन में, दैट इज द स्पेसिफिक हीट, तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी एस की वैल्यू 916 के आसपास आ जाएगी। तो इसमें हमें यही बताना था, ये एसआई यूनिट में आ जाएगा बिकॉज हमने सब कुछ एसआई में ही डाला है। तो ये कैलोरीमीटर के ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर है। तो इसे बोल रखा है दो रॉड्स हैं ए एंड बी, आइडेंटिकल डायमेंशंस के, दोनों का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। ए को हीट कर रहे हैं 180 डिग्री सेल्सियस। सेटअप बना देते हैं कि एक हमारे पास रॉड ए है और एक हमारे पास रॉड बी है। डायमेंशंस दोनों के आइडेंटिकल है, दैट मींस इसका भी लेंथ एल था, इसका भी लेंथ एल था। इसका टेम्परेचर हमने 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 180 डिग्री सेल्सियस किया है और बी का हमने दोनों का टेम्परेचर जो है वो इनिशियली 30 डिग्री दे रखा है, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा के इसमें हमने 30 डिग्री सेल्सियस किया है दूसरे वाले केस में। तो बोला जा रहा है कि दोनों का नया लेंथ भी सेम था और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का रेशियो दे रखा है दैट इज 4:3। यानी कि अगर मैंने इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 4:3 के रेशियो में, तो मान लो मैं इसको 4x मान लेता हूं और इसको 3x मान लेता हूं, ये है। और दोनों का न्यू लेंथ भी सेम है, तो अगर ओरिजिनल लेंथ सेम था और न्यू लेंथ भी सेम है दैट मींस इंक्रीजल लेंथ दोनों में सेम हुआ था। तो डेल्टा एल ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ बी। अब लीनियर एक्सपेंशन होता है एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, इतना लेंथ बढ़ता है तो एल अल्फा की जगह 4x और डेल्टा टी की जगह 180 माइनस 30 इज 150। यहाँ पे एल तो वही था, यहाँ पे ये 3x आ जाएगा और इंटू दिस इज टी माइनस
30। तो यहाँ से L और X तो कैंसिल हो गया, और ये 3 से ये 50 हो गया, तो दिस इज 200 इज इक्वल टू T माइनस 30। तो हमें जो T चाहिए था दैट इज 230 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एन ऑप्शन 3, ये हमारा सही है। तो थर्मल एक्सपेंशन के सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से कैलोरीमीटर के ऊपर है कि हम आइस ऐड कर रहे हैं, -20 डिग्री सेल्सियस का आइस है, उसको 50 ग्राम वाटर में ऐड कर रहे हैं, जो कि इनिशियली 40 डिग्री सेल्सियस पे था, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। तो देखा जा रहा है कि 20 ग्राम ऑफ आइस अभी भी मेल्ट नहीं हुआ है। तो शुरू में हमने कितना आइस डाला था ये बताना है। तो इनिशियली हमारे पास वाटर है, और ये वाटर बोल रखा है कि 50 ग्राम वाटर है, और ये 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, 40 डिग्री सेल्सियस। और इनिशियली अगर हम आइस जो भी ऐड कर रहे हैं, लेट्स से उसका मास मैंने m मान लिया, तो ये मास ऑफ आइस है, और ये है -20 डिग्री सेल्सियस पे, और फाइनल टेम्परेचर जो हमारे पास है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ये इंफॉर्मेशन में गिवन है, और यहां बोल रहा है कि 20 ग्राम ऑफ आइस अभी भी अनमेल्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, दैट मीन्स जो हमने आइस ऐड किया था -20 डिग्री सेल्सियस पे, ये पूरा का पूरा आइस -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा होगा हीट गेन करके, और वो जो टेम्परेचर इंक्रीज करने में हीट गेन होता है वो ms डेल्टा टी से आ जाता है, और उसके बाद फिर आइस 0 डिग्री पे पहुंच के मेल्ट हो रहा होगा, और मेल्ट इतना हुआ कि 20 ग्राम अभी भी रह गया, और फिर जो हीट ये गेन कर रहा है वो आ कहां से रहा है, तो वाटर हीट लूज कर रहा है। वाटर हीट 50 ग्राम ऑफ वाटर था 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये 40 से 0 पहुंच रहा होगा, तो इसने हीट लूज किया होगा। तो हम यही करना है फिर से, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। तो वाटर जो हीट लूज कर रहा है, इसमें अगर हम यूनिट्स देखें तो जो स्पेसिफिक हीट और हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह दे रखा है ये जूल पर ग्राम में है, तो मैं मास को ग्राम में ही रहने देता हूं। तो वाटर हीट लूज कर रहा है 50 ms, वाटर का s दे रखा है 4.2, तो 4.2 और इंटू ms डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इज 40 माइनस 0। इतना हीट वाटर ने लूज किया। गेन किसने किया, तो गेन किया आइस ने। आइस का मास हमने m लिया था, तो m इंटू s दे रखा है आइस का 2.1 s है आइस का, और इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इज 0, और -20 इज 0 + 20, ये आ गया। तो ये तो 0 डिग्री सेल्सियस तक आइस पहुंचा होगा इतना हीट गेन करके। अब आइस मेल्ट भी हुआ है, और मेल्ट कितना हुआ है, तो बोल रहा है 20 ग्राम मेल्ट नहीं हुआ है, तो यानी मेल्ट जो हुआ है दैट इज m-20। तो m-20 जो मेल्ट होगा वो कितना हीट लेके मेल्ट होगा, तो इसमें दे रखा है हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर 334, तो ये 334 से हम इस मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वेशन है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हमारे पास है, तो इसको सॉल्व करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ m, और वो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू ऑलमोस्ट 40 ग्राम के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी, 40 आएगी। और ये 40 चूंकि हमने मास ग्राम में ही डाल रखा था बिकॉज ऑफ द यूनिट्स, तो जो यूनिट थे स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के वो जूल पर ग्राम में थे, तो फिर जो मास आ रहा होगा वो भी ग्राम में आ रहा होगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सिंपल एक किसी भी टेम्परेचर स्केल के करस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन है। तो हमने एक टेम्परेचर स्केल बना लिया है, लेट्स से एक टेम्परेचर स्केल है जिसमें बोल रहा है थर्मामीटर है, ये x0 रीड कर रहा है अगर ये बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में है, तो बॉइलिंग वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी रीडिंग x0 है। आइस के कांटेक्ट में है तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी रीडिंग है x0/3, और एक लीनियर स्केल है। तो बोल रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ ये कांटेक्ट में है और इसकी रीडिंग अगर x0/2 है, तो बताओ कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होगा। तो ये सिंपल सा लीनियर स्केल है, तो फिर हम रेशियो ले लेगा अगर कि दिस इज टू दिस का रेशियो जो इधर होगा वही दिस इज टू दिस का रेशियो इधर होगा, तो ये बन जाएगा T-0/100-0। हमने दिस इज टू दिस इधर का रेशियो ले लिया, इसके लिए दिस इज टू दिस, तो दिस इज x0/2 माइनस x0/3 अपॉन x0 माइनस x0/3, तो ये आ रहा है T/100, और इधर मिल रहा है x0/2 माइनस x0/3 विल बिकम x0/6, और नीचे मिल रहा है 2x0/3, तो ये x0 कैंसिल हो जाएगा,
और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो दिस विल बिकम T इक्वल टू 100 इंटू यहाँ पे 1/4 है, तो दिस इज 25। तो इधर वाले स्केल डिग्री सेल्सियस में था, तो दिस इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें फिर जो सही आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन 4। तो सिंपल ये लीनियर स्केल वाले थर्मोमीटर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये कैलोरीमेट्री का है। क्वेश्चन पढ़िए, 100 ग्राम ऑफ अ लिक्विड ए, तो एक लिक्विड ए है 100 ग्राम का, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमने ऐड किया है और इसको ऐड किया है 50 ग्राम ऑफ अ लिक्विड बी जिसका टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस है, तो फाइनल टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है। तो जो भी फाइनल टेम्परेचर आया है उसके करस्पॉन्डिंग ए का टेम्परेचर घटा है, तो ए ने हीट लूज किया होगा, बी ने गेन किया होगा। हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन कर लेते हैं, तो हीट लॉस्ट बाई ए वो हो जाएगा 100, हम यूनिट्स ग्राम ही रहते हैं, तो 100 इंटू इसका स्पेसिफिक हीट, मान लो अगर ए का स्पेसिफिक हमने ऐसे मान लिया, तो 100 इंटू एस एम एस डेल्टा टी हो जाएगा 100 माइनस 90, ये हीट लॉस बाई ए, हीट गेन्ड बाई बी, तो दैट विल बी, बी का मास जो हमने मिक्स किया था दैट वाज 50 ग्राम, तो 50 ग्राम यहाँ भी 100 ग्राम, तो वो तो रेशियो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ बी और इंटू इसका इनिशियल टेम्परेचर था 75 डिग्री सेल्सियस और 90 तक पहुंचा है, तो दिस इज 90 माइनस 75, तो ये आ गया, ये तो 2 हो गया, और यहाँ पे दिस इज 10, तो एस ए और इंटू 2 इंटू 10 इज 20 इज इक्वल टू एस बी इंटू 15। तो एक रिलेशन ही आ रहा है कि 4 एस ए इज इक्वल टू 3 एस बी। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन रखा है उससे हम ये रिलेशन निकाल पा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हमने 100 ग्राम ऑफ लिक्विड जो था उसको अगर 50 ग्राम ऑफ लिक्विड इस बार हमने 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो फाइनल टेम्परेचर अगर हमने टी मान लिया तो उस टी की वैल्यू निकालने के लिए फिर से ही करेंगे कि हीट लॉस्ट बाई ए इज इक्वल टू हीट गेन बाई बी। हीट लॉस्ट बाई ए 100 फिर से हमने लिया, सेकंड केस में भी 100 ग्राम ऑफ लिक्विड लिया है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 इंटू एस ए इंटू अगर फाइनल टेम्परेचर में टी माना है तो ये डेल्टा टी विल बी 100 माइनस टी। ये हीट लॉस्ट बाई ए, हीट गेन्ड बाई बी, तो बी का मास है 50 ग्राम इंटू एस बी। एस बी को हम ये करते हैं कि एस बी को यहां से ये जो रिलेशन था उससे हम 4/3 एस ए डाल देते हैं एस बी, और इंटू टेम्परेचर अगर टी है तो टी माइनस इनिशियल इस बार हमने 50 डिग्री सेल्सियस पे लिया था, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे तो कैंसिल ही हो गया, ये हो गया हमारे पास 100 और ये 50 इंटू 4 हो गया 200, तो दिस इज 2, तो इधर 3 अगर ले आए तो दिस इज 300 माइनस 3t इज इक्वल टू 2t माइनस 100, तो यहाँ से आ रहा है 5t इक्वल टू 400, तो t की वैल्यू आ रही है 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो सिंपल कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो इस कॉन्सेप्ट पे हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन पे काफी सारे क्वेश्चन हमें दिखे अलग अलग पेपर्स में। एक और ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि मेटल बॉल को हमने हीट किया और उसको ड्रॉप कर दिया एक वेसल में जिसका हीट कैपेसिटी गिवन है। तो मेटल बॉल का मास है 0.1 kg, 500 डिग्री सेल्सियस तक हमने हीट किया है, और इसमें बताना है कि फाइनल व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, यानी फाइनल जो सिस्टम का टेम्परेचर वो अननोन है, वही पता करके और फिर परसेंटेज चेंज बताना। तो अगर मैंने उसको टी मान लिया फाइनल टेम्परेचर को, तो फिर से इक्वेशन बन जाएगा हीट लॉस्ट बाई बॉल, तो बॉल जो हीट लूज करेगा एम एस डेल्टा टी, तो 0.1 मास हो गया इंटू स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल बॉल जो है उसका जो मेटल है उसकी वैल्यू दे रखी है 400, तो इंटू 400 इंटू डेल्टा टी 500 माइनस टी, तो ये बॉल ने हीट लूज किया। हीट गेन कौन कर रहा है, तो एक वेसल है जिसका हीट कैपेसिटी दे रखा है और उसमें कुछ वाटर है, तो वेसल भी हीट गेन करेगा और वाटर भी हीट गेन करेगा। अगर वेसल की बोल देता कि हीट कैपेसिटी इसका नेग्लिजिबल है तो पूरा का पूरा हीट वाटर गेन करता है, बट ऐसे क्वेश्चंस में जहां की वेसल का वाटर इक्विवेलेंट दे दिया या हीट कैपेसिटी दे दिया, स्पेसिफिक हीट दे दिया, तो इसको अगर ये दे रखा है दैट मींस वो वेसल भी कुछ हीट गेन करने वाला है। अब वेसल की हीट कैपेसिटी सीधा गिवन है, तो उसको मैं हीट कैपेसिटी दे रखा है 800, तो 800 इंटू डेल्टा टी बस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसने कितना हीट गेन किया है।
तो डेल्टा टी इनिशियल टेम्परेचर जो सिस्टम का था दैट वाज 30 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर अगर हमने टी माना तो टी -30 ये बन जाएगा, और प्लस और हीट गेन कर रहा है वाटर, वाटर इसमें है 0.5 kg, तो 0.5 इंटू 4200 वाटर का ये दे रखा है, और इंटू डेल्टा टी इज T-30। तो यहाँ से सिर्फ एक ही वेरिएबल है एंड दैट वेरिएबल इज टी, तो इसको अगर सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देख लोगे तो ये टी आ जाएगा तुम्हारे पास 36.4 डिग्री सेल्सियस ये आएगा। और अगर ये आ गया तो फिर परसेंटेज चेंज हमें बताना है, तो डेल्टा टी हमारे पास इनिशियल था 30 डिग्री सेल्सियस, तो 6.4 अपॉन 30 ये फ्रैक्शनल चेंज हो गया, इंटू 100 कर देंगे तो आई गेट द परसेंटेज चेंज। तो ये परसेंटेज चेंज ये लगभग 60, दिस इज कमिंग आउट टू बी 64/3, तो दिस इज 21.3, तो 21.3% इतना आ रहा है। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन जो इसमें दिख रहा है दैट इज 20%, तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, आई थिंक आईआईटी के किसी ईयर में आया था एज इट इज। तो इसमें बोल रहा है एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है और इसका रेडियस r है, और इसको हमने एक सिलिंड्रिकल शेल से सराउंड कर दिया है। तो शेल था दैट मींस उसका एक इनर सरफेस, एक बाहर वाला सरफेस है। इनर सरफेस का रेडियस दे रखा है r और बाहर वाले का रेडियस दे रखा है 2r। तो कुछ ऐसा है, ये बाहर वाला सरफेस है इसका। तो यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास सिलिंड्रिकल शेल था, तो ऐसा कुछ है शेल। अब इसे बोल रहा है कि दोनों का कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। इधर अंदर वाले सिलेंडर का था K1 और बाहर वाला जो शेल है हमारे पास उसका है K2। तो बोल रहा है अगर कोई लॉस ऑफ हीट नहीं मान रहे हैं, यानी साइडवेज कोई लॉस ऑफ हीट नहीं है, तो हीट फ्लो कर रहा अलोंग द लेंथ, यानी इस डायरेक्शन में अगर हीट फ्लो कर रहे हैं तो फिर व्हाट इज द K इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी, यानी K इक्विवेलेंट बताना। K इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि अगर अभी हमारे पास दो मटेरियल्स हैं और ये एक बॉडी है जिसमें दो मटेरियल्स हैं, अगर मैं इन दोनों मटेरियल्स को हटा के यही बॉडी एक ही मटेरियल से बना लूं तो उसका क्या होना चाहिए, सो दैट अगर मैंने इसके अक्रॉस जो भी टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है तो इसमें जो भी हीट फ्लो कर रहा होगा उस एक अकेले मटेरियल में ऑफ द सेम डायमेंशन, यानी कि मटेरियल हमने सेम डायमेंशन का मटेरियल बना लिया लेकिन इसका K एक ही है, K इक्विवेलेंट। तो इस डायरेक्शन में अगर हमने सेम डेल्टा टी जो यहां लगाया था अगर यहां भी लगाऊंगा तो सेम हीट फ्लो मिलना चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि दिस K इक्विवेलेंट इज द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम। तो ये निकालने के लिए थर्मल रेजिस्टेंस यहां पे अगर देखें तो इस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रहा है, तो अंदर वाला एंड बाहर वाला जो मटेरियल है दोनों के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो दे आर इन पैरेलल। तो दोनों के थर्मल रेजिस्टेंसेस के लिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे। अंदर वाले का अगर थर्मल रेजिस्टेंस लिख रहा हूं R1, तो ये होता है 1/K, तो 1/K1 L की जगह ये लेंथ अगर L है तो L/A की जगह आ जाएगा ये वाला एरिया जो शेडेड एरिया मैंने बना रखा है विच इज πr²। R2 जो होगा वो फिर बाहर वाले का, तो बाहर वाले का इस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रहा है तो 1/K2 L की जगह तो L ही आ जाएगा इस डायरेक्शन में। L का मतलब होता है कि हीट ट्रांसफर के डायरेक्शन में जो भी हीट को डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा दैट इज L, तो L वही होगा। एरिया में होता है कि हीट फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना एरिया, तो वो एरिया ये वाला जो अनशेडेड एरिया दिख रहा है वो हो जाएगा। तो वो अनशेडेड एरिया बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया, तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर यानी 4r² माइनस पाई इंटू r², ये हो जाएगा बाहर वाला एरिया, ये वाला एरिया जो अनशेडेड एरिया बाहर वाला जो शेल है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। और यहां पे ये दोनों पैरेलल में है, तो अगर मैं 1/r इक्विवेलेंट लिख रहा हूं तो ये आ जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 यहां से लिख रहा हूं तो दिस इज K1 इंटू πr² अपॉन L प्लस 1/r2, तो यहां पे ये 3πr² है तो K2 इंटू 3πr² अपॉन L। और 1/r इक्विवेलेंट दैट मीन्स इसका थर्मल सेम हीट फ्लो होने के लिए सेम थर्मल रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो इस अकेले मटेरियल के कारण इसका रेडियस 2r है और इसका लेंथ L है, तो इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 1/r लिखना है, तो r विल बी 1/K इक्विवेलेंट इंटू L की जगह L आ जाएगा, A की जगह ये पूरा एरिया आ जाएगा विच इज 4πr²। तो इसको मैं ऊपर भेजूंगा अगर तो ये L तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अगर मैं भेजूंगा तो यहां से ये 4K इक्विवेलेंट आ जाएगा, πr² कैंसिल हो जाएगा, विल बी K1 प्लस 3K2। तो हमें K इक्विवेलेंट चाहिए था, तो K इक्विवेलेंट हमें दिख रहा है K1 प्लस 3K2 अपॉन 4। तो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिख रहा है दैट इज गिवन इन ऑप्शन 2, करेक्ट आंसर।
तो ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये जो थर्ड वाला पार्ट था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हर पेपर में और काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन थे, तो इस पार्ट पे आपको स्पेसिफिकली फोकस करना चाहिए। एंड आई होप इस वीडियो से आपकी प्रिपरेशन को थोड़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या फिर आप कुछ हमसे फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। और इस तरह के वीडियोस हम आगे भी बनाते रहेंगे, तो उन वीडियोस को आप देख पाएँ उसके लिए यू कैन सब्सक्राइब टू द विद्या मंदिर क्लासेस यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।